हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो आज हम चर्चा करेंगे ये इतिहास का हम 5वां टॉपिक डाल रहे हैं भाई। इसमें हमने पहले क्या क्या पढ़ा है और इसमें क्या पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने इतिहास में पढ़ा है सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये भी 16 महाजनपदों की करने जा रहे हैं। और उसके बाद में जो मगध साम्राज्य था उसका उदय कैसे होता है, चरमोत्कर्ष पर कैसे पहुंचता है, कैसे मौर्य वंश वहाँ पर आता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे लेक्चर स्टूडेंट्स आपको खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से दिए जा रहे हैं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे। एक तो जो 16 महाजनपद हैं आपके पेपर में स्टूडेंट्स, इनमें से राजधानी बन जाती है कि किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो 16 महाजनपद थे, उनमें से हर एक की अपनी एक राजधानी थी। पूरा का पूरा जो उत्तर भारत है वो 16 टुकड़ों में विभाजित था। इसके बारे में बताएंगे कि किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। पेपर में प्रश्न बनता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो भारत पर पहला सफल आक्रमण जो था ईसा पूर्व सिकंदर महान का था, उसके बारे में प्रश्न बनता है कि ये किसके शिष्य थे और फिर ये जो है किसके शिष्य थे। इसके अतिरिक्त पिता का नाम क्या था, कहाँ के शासक थे। इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो देखिए भाई, एक मिनट। स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद। तो देखिए 16 महाजनपद स्टूडेंट्स ये किसके अनुसार हैं। ये हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उत्तर भारत में जो है वो 16 महाजनपद थे भाई। और इनमें कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी ये आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, जो काशी जनपद था इसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी की वाराणसी राजधानी थी, जिसको वर्तमान में काशी, बनारस और ये वाराणसी कहते हैं। कौशल जो जनपद था स्टूडेंट्स उसकी श्रावस्ती राजधानी थी। अंग, जिसको महाभारत में आप लोगों को पता है दुर्योधन ने जो कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था, तो स्टूडेंट्स अंग जो है महाजनपद इसकी राजधानी थी चंपा। मगध जो कि बाद में सबसे विस्तृत साम्राज्य वाला जनपद बना, तकरीबन सारे के सारे जो जनपद थे मगध में ही शामिल हो गए थे, इसकी राजधानी थी भी ग्रीवर्ज, या ऑप्शन में आपको राजगृह भी मिल सकता है। नेक्स्ट है वजी जो जनपद था इसकी राजधानी मिथिला थी, मिथिला। और मल्ल जनपद की राजधानी जो है स्टूडेंट्स कुशीनगर थी। कुशीनगर जो है वो मल्ल जनपद की राजधानी थी, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी सुक्तिमती थी। और वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। तो इस तरह से वत्स की कौशाम्बी, चेदी की सुक्तिमती, मल्ल की कुशीनगर, वजी की मिथिला, मगध की ग्रीवर्ज, अंग की चंपा, कौशल की श्रावस्ती और काशी जो है जनपद था उसकी राजधानी वाराणसी थी। ध्यान रहे ये राजधानियाँ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार थी। दूसरा प्रश्न देखें क्या कहता है। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पता है आप लोगों को, महाभारत में चर्चा है इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर की चर्चा है महाभारत में। पांचाल की अहिछत्र, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। मत्स्य की राजधानी जो है वो विराटनगर थी, विराटनगर उत्तरी हरियाणा वाला क्षेत्र। सूरसेन की जो राजधानी थी स्टूडेंट्स वो मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और भाई आपका अस्मक की राजधानी जो थी वो थी आपकी पेटन, अस्मक की राजधानी जो थी पेटन थी। इस जगह जो है दक्षिण भारत के राजाओं का शासन था। ये यूनिक बात है, कई बार पेपर में पूछी जाती है। अवंती की राजधानी उज्जयिनी थी। और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी भाई। महाभारत में गांधार नरेश की चर्चा है, शकुनी को गांधार नरेश के नाम से संबोधित किया गया था, सुना है आप लोगों ने। कंबोज की राजधानी लाजपुर थी, तो कंबोज की राजधानी लाजपुर की। ये 16 महाजनपद बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार थे। और उसमें किस महाजनपद की राजधानी क्या थी ये आपको स्पष्ट है। दूसरी चीज़, इनमें से सबसे जो फेमस जो हुआ भाई, प्रसिद्ध जो हुआ वो हुआ मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के बारे में यदि मैं चर्चा करूं, मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करें तो मगध साम्राज्य में प्रसिद्ध जो वंश रहे स्टूडेंट्स वो रहा सबसे प्रसिद्ध मौर्य वंश।
लेकिन मौर्य वंश से पहले भी और 3 वंश इस क्षेत्र में आए और उनके बारे में हल्के फुल्के हर एक वंश के बारे में 2 से 3% बन जाते हैं। मौर्य वंश की स्टार्टिंग करने से पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ें, बिंदुसार को पढ़ें, इसके साथ साथ अशोक को पढ़ें। उससे पहले हम जो मौर्य वंश आया उससे पहले भी 3 वंश आए हैं, उनके बारे में प्रश्न जरूर बन जाता है। तो देखिए जो पहला वंश आया स्टूडेंट्स वो आया हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है इसके प्रसिद्ध प्रारंभिक जो शासक थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार जो कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहे। 544 से 492 ईसा पूर्व तक ये रहे, लगभग 50-52 वर्ष ये रहे। और इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। राजगृह को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, या गिरिवर्ज भी इसको कह सकते हैं, गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा इस वंश का शासक जो था अजातशत्रु था, इसका नाम आया है पहले भी। 492 से 460 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहा। और इसके समय में एक बहुत अच्छा जो काम हुआ था स्टूडेंट्स, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन इसी के समय में हुआ था। और वो कहाँ होगा? वो राजगृह इसकी राजधानी में होगा 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन जो हुआ वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। इसके बाद में तीसरा जो शासक था हर्यक वंश का वो उदायिनी था भाई। उदायिनी तीसरा शासक था और जिसने अजातशत्रु का वध करके गद्दी हासिल की थी। इधर अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध करके गद्दी हासिल की थी। अब उदायिनी ने क्या किया? इन्होंने पाटलिपुत्र बसाया था भाई। वर्तमान में इस शहर को पटना कहा जाता है जो कि बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र उदायिनी ने बसाया था। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि प्रसिद्ध शहर पाटलिपुत्र किसके द्वारा बसाया गया था? तो ये हर्यक वंश के शासक थे उदायिनी, उन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, इसके बाद में भाई शिशुनाग वंश। जो हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश आता है। संस्थापक स्वयं इसके शिशुनाग थे, इनके नाम से ही वंश का नाम है। और राजधानी बनाया था इन्होंने वैशाली। और इस वंश के यदि प्रसिद्ध शासक की मैं बात करूं तो वो कालाशोक था। कालाशोक के समय में ये कहानी होती है, वो क्या होती है भाई? यहाँ पर दूसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन होता है। दूसरी बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ कालाशोक के समय में। और उसके बाद में भाई इसका अंतिम जो शासक था वो था नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। तो इस तरह से हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश। तीसरा जो था स्टूडेंट्स वंश रहा आपका नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। ध्यान रहे संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। कई बार यह प्रश्न पूछा है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। और अंतिम शासक थे घनानंद। घनानंद जो है यहाँ इनके दरबार में पुरोहित थे वही चाणक्य। चाणक्य कह सकते हैं, कौटिल्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त कह सकते हैं। ध्यान रहे आदमी एक है, नाम 3 है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जिनका एक प्रसिद्ध जो है ग्रंथ सामने आता है अर्थशास्त्र, जो कि मौर्य वंश की राजनीतिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे देखिए नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, घनानंद। और इसी के समय में यहाँ पर एक विदेशी सफल आक्रमण होता है भाई, सिकंदर का आक्रमण। इसी के समय में होता है सिकंदर का आक्रमण। और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा करके, किसको हरा करके? घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की। और इसी के समय में घटना क्या घटती है? 326 ईसा पूर्व जो है स्टूडेंट्स वो सिकंदर महान का आक्रमण था। इसके बारे में 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ये सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व। दूसरी चीज़ देखें, इसी आक्रमण को स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, इसी आक्रमण को अलेक्जेंडर का आक्रमण भी कहते हैं। अलेक्जेंडर का आक्रमण, क्योंकि अलेक्जेंडर और ये एक ही व्यक्ति थे। एक इनकी स्टेटमेंट नोट कीजिएगा, एग्जाम में कई बार आती है कि मैं सही फैसले नहीं लेता बल्कि लिए गए फैसलों को सही करता हूँ। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट जो है सिकंदर महान की है, जिन्होंने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। यहाँ जो झेलम नदी है भारत की, यहाँ दर्शाते हैं झेलम नदी है, इसके एक साइड राजा पोरस था और दूसरी साइड राजा आम्बी था। आम्बी ने इसको निमंत्रण दिया और राजा पोरस को इन्होंने हराया था।
तो अब झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया, तो इसी युद्ध को हम ये झेलम का युद्ध भी कहते हैं। तो इस तरह से 3 नाम हो गए, सिकंदर का आक्रमण, अलेक्जेंडर का आक्रमण और झेलम का युद्ध। अब जो झेलम नदी का पुराना नाम है वो वितस्तता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वितस्तता किस नदी का पुराना नाम है? तो वितस्तता झेलम नदी का पुराना नाम है। वितस्तता झेलम नदी का पुराना नाम है। तो झेलम का युद्ध है तो इसको वितस्ता का युद्ध कहेंगे और इसको हाइडोस्पेसिस का युद्ध भी कहा जाता है। तो ध्यान रहे 5 नाम है इसके। हाइडोस्पेसिस का युद्ध भी इसको कहा जाता है, स्पेसिस का युद्ध भी कहा जाता है, इसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, इसको वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है और इसी को सिकंदर का आक्रमण कहा जाता है और इसको अलेक्जेंडर का आक्रमण कहा जाता है। ये कब किया? ये 326 ईसा पूर्व किया गया। कहाँ का शासक था सिकंदर? सिकंदर मकदोनिया का शासक था भाई, मकदोनिया का यह शासक था। किसका पुत्र था? फिलिप का पुत्र था भाई, फिलिप का पुत्र था। और किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मकदोनिया का शासक था, फिलिप का पुत्र था, अरस्तु का शिष्य था। कौन था? सिकंदर। और इसकी एक इच्छा थी सिकंदर की, विश्व विजेता बनना। और विश्व विजेता बनना इच्छा है, ऐसे में अंबिका आमंत्रण आ जाता है अपने भाई को हराने के लिए। तो ये 101% भारत के ऊपर अटैक करेगा और इसने किया, जो कि एक सफल आक्रमण माना जाता है। उन दिनों स्टूडेंट्स सिकंदर का जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर को ये पंजाब वाला क्षेत्र जो इसने जीता था, सेल्यूकस निकेटर को सौंप करके और ये झेलम नदी के जलीय रास्ते के माध्यम से बेबीलोन में पहुंचता है और बेबीलोन में स्टूडेंट्स इसकी मृत्यु हो जाती है। 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 323 ईसा पूर्व। इसके बाद युद्ध का परिणाम क्या रहा? अब भारतीय जो रजवाड़े थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, उन्होंने देखा कि भाई इस तरह से तो कोई भी विदेशी ताकत आएगी और हमें हरा देगी। और इधर मगध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ये चाणक्य की सहायता से घनानंद को हरा दिया था और उसने काफ़ी क्षेत्र जीत लिए थे। और एक तो ये पॉइंट था कि वो जीतता चला जा रहा था। दूसरा जो तटीय क्षेत्र थे, तटीय जो रजवाड़े थे, उन्होंने भी सोचा कि कोई ना कोई विदेशी भी यदि हमें सिकंदर की तरह से फिर अटैक करेगा, फिर जीतेगा, इससे अच्छा कि भारत ही एकता के सूत्र में आ जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये क्षेत्र जीतने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। इस युद्ध का परिणाम यह रहा था। और यूनान और भारतीय के बीच में रास्तों का भी, संस्कृति, कल्चर, वेशभूषा आदि का भी जो है आदान प्रदान होता है, ये युद्ध के परिणाम थे। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, 10-12 प्रश्न हैं। सिकंदर का आक्रमण, हाइडोस्पेसिस का आक्रमण, अलेक्जेंडर का आक्रमण, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, ये इसके नाम हैं। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ का शासक था? मकदोनिया का शासक था। किसका पुत्र था? फिलिप का पुत्र था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। मृत्यु कहाँ पे हुई? 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में मृत्यु होती है इसकी। और इसके बाद में जो क्षेत्र जीते गए थे उनके ऊपर सेल्यूकस निकेटर जो है अधिकार करता है। और इधर जो मगध साम्राज्य था, राजा घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने हर्यक वंश के बारे में बताया, शिशुनाग वंश के बारे में बताया, नंद वंश के बारे में बताया और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानी और कौन कौन सा महाजनपद था ये हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त सिकंदर महान के बारे में हमने पढ़ा। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाई मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, बाद में बिंदुसार आता है, उसके बाद में अशोक महान आता है। अशोक के जो शिलालेख थे वो कितने थे, क्या क्या इन्होंने कार्य किए, किस धर्म को फॉलो करता था, पता है आप लोगों को। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन होता है। तो इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, जो कि मगध का मेन वंश था, मुख्य वंश मौर्य वंश ही था। लेकिन उससे पहले एक भूमिका बांध करके हम चले, उससे पहले भी 3 वंश आए थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और उसके बाद में मौर्य वंश। कई बार पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं पूछ करके इन वंशों का सही क्रम पूछ लेता है कि कौन से वंश का सही क्रम क्या है। तो पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।